17 जनवरी 1950, बोस्टन, मैसाचुसेट्स। शाम 7:10 बजे। प्रिंस स्ट्रीट की तंग बर्फीली गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। हल्की बर्फबारी ने सड़कों को सफ़ेद चादर से ढक दिया था। 165 प्रिंस स्ट्रीट पर खड़ा था ब्रिंक्स आर्मर्ड कार डिपो, एक अभेद्य किला, जहां हर दिन लाखों डॉलर नकद, चेक और सिक्योरिटीज मोटे इस्पात के तालों और चौकस गार्ड्स की निगरानी में रखे जाते थे। बाहर से यह जगह अजेय थी, लेकिन उस रात 11 नकाबपोश लोग काले ट्रेंच कोट और फेडोरा टोपी पहने, रबर के दस्ताने चढ़ाए और खामोशी से लबरेज एक ऐसी डकैती को अंजाम देने वाले थे जिसने अमेरिकी अपराध इतिहास में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी। क्या आपने कभी सुना है एक अपराध के बारे में जो इतना चालाक, इतना सटीक और इतना शांत हो कि उसे परफेक्ट क्राइम कहा जाए? लेकिन क्या यह सचमुच परफेक्ट था? क्या ये चोर कानून की पकड़ से हमेशा बच सकते थे? और वह पैसा, लाखों डॉलर, आज कहाँ है? आइए इस रहस्यमयी कहानी को शुरू से अंत तक खोलते हैं, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। तैयार हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। 17 जनवरी 1950 की शाम। बोस्टन का नॉर्थ एंड इलाका, जहां प्रिंस स्ट्रीट बसी थी, सर्दी की चपेट में था। यह इलाका इतालवी आप्रवासियों का गढ़ था, जहां तंग गलियां, छोटे छोटे कैफे और पुरानी इमारतें 1950 के दशक की कहानी बयां करती थीं। ब्रिंक्स डिपो के बाहर सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ हल्की बर्फ की फुहारें गिर रही थीं। डिपो के अंदर 5 कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में व्यस्त थे। दूसरी मंजिल पर कैश रूम था, एक बख्तरबंद कमरा जहां नकद, चेक और सिक्योरिटीज ढेर में रखे थे। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई अनजान शख्स दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक 7:10 बजे सन्नाटा टूटा। 11 नकाबपोश लोग डिपो में दाखिल हुए। उनके चेहरे काले कपड़े से ढके थे, सिर पर फेडोरा टोपियां और शरीर पर लंबे काले ट्रेंच कोट, हाथों में रबर के दस्ताने ताकि कोई निशान न छूटे। वे चुप थे, लेकिन उनकी हरकतें तेज और सटीक। 7 मिनट बाद, सिर्फ 7 मिनट में, वे 2.475 मिलियन लेकर गायब हो गए। इसमें 2,228,200 11.29 नकद और 5,160,100 के चेक ऑफ सिक्योरिटीज शामिल थे। 1950 में यह रकम इतनी विशाल थी कि पूरे शहर को खरीदा जा सकता था। आज की कीमत में करीब 30 मिलियन डॉलर। कोई गोली नहीं चली, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई खून नहीं बहा। कर्मचारियों को पलक झपकते बंधक बना लिया गया। उनकी कलाइयां और टखने मोटी नाविक रस्सियों से बांधे गए, जो नॉर्थ एंड के जहाजी दुकानों में आसानी से मिल जाती थीं। उनके मुंह चिपचिपे टेप से बंद किए गए, जो उस समय बोस्टन की हर हार्डवेयर दुकान में बिकता था। चोरों ने सीधे कैश रूम का रुख किया। उनके पास डिपो के तालों की असली चाबियां थीं। हाँ, असली। ताले तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दरवाजे खुल गए जैसे कोई जादू हो। 14 भारी कैनवास बैगों में नकद, चेक और बांड्स भरे गए। ये बैग इतने भारी थे कि कुल वजन आधा टन से ज्यादा हो गया। चोरों ने बैगों को तेजी से नीचे लाया और एक हरे रंग के फोर्ड ट्रक में लाद दिया, जो पास की गली में छिपा था। 7:37 बजे वे डिपो से बाहर थे। ट्रक बोस्टन की तंग गलियों में गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। कर्मचारियों ने किसी तरह रस्सियां खोलीं और अलार्म बजाया, लेकिन तब तक चोर कहीं और पहुंच चुके थे। मौके पर सिर्फ कुछ चीजें छूटीं। वह मोटी रस्सी, जिसके गट्ठर अभी भी फर्श पर पड़े थे, एक सस्ती ड्राइवर की टोपी जो शायद जल्दबाजी में गिर गई, और कुछ दस्ताने जिन पर टेप के चिपचिपे निशान थे। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई शोर नहीं। 18 जनवरी की सुबह बोस्टन ग्लोब ने हेडलाइन छापी, ब्रिंक्स डकैती, अमेरिका की सबसे सनसनीखेज चोरी। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। नॉर्थ एंड के कैफे से लेकर न्यूयॉर्क के अखबारों तक लोग यही बात कर रहे थे। कौन थे ये चोर? कैसे किया इन्होंने ये सब? और वह पैसा कहाँ गया? आपको क्या लगता है, क्या कोई इतनी सनसनीखेज चोरी को इतनी चालाकी से अंजाम दे सकता है और हमेशा बच निकल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। यह डकैती कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। इसके पीछे थी 2.5 साल की कठिन मेहनत, बारीक रणनीति
और ऐसी चालाकी जो किसी जासूसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। कहानी शुरू होती है 1947 में बोस्टन के नॉर्थ एंड में। यह इलाका इतालवी आप्रवासियों का गढ़ था, जहां तंग गलियां, पुरानी ईंटों की इमारतें और सड़कों पर मछली की दुकानों की महक 1950 के दशक की जिंदगी को बयां करती थीं। यहीं एक शख्स एंथनी फैट्स पिनो ने ब्रिंक्स की फेडरल स्ट्रीट शाखा पर नजर रखनी शुरू की। पिनो कोई साधारण चोर नहीं था, वह एक मास्टरमाइंड था जिसका दिमाग हमेशा बड़े अपराधों की साजिश रचता था। नॉर्थ एंड में उसकी साख थी। वह ऐसा शख्स था जिसके एक इशारे पर लोग काम करने को तैयार रहते थे। उसने देखा कि ब्रिंक्स डिपो में हर दिन लाखों डॉलर आते जाते हैं। अगर इसे लूट लिया जाए तो यह इतिहास की सबसे बड़ी डकैती होगी। लेकिन 1948 में ब्रिंक्स ने अपनी शाखा प्रिंस स्ट्रीट के नए डिपो में शिफ्ट कर दी। यह नया डिपो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। मोटे इस्पात के दरवाजे, जटिल येल ताले और गार्ड्स जो हर घंटे चक्कर लगाते थे। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन पिनो ने नहीं। उसने अपनी योजना को नए सिरे से तैयार किया। उसने एक गिरोह बनाया, 11 लोगों की एक ऐसी टीम जिसमें हर शख्स अपने काम में माहिर था। आइए इनके बारे में जानते हैं। एंथनी फैट्स पिनो, गिरोह का दिमाग। नॉर्थ एंड का यह अपराधी अपनी चालाकी के लिए कुख्यात था। जोसेफ स्पेक्स ओकीफ, रेकी और चोरी में अहम भूमिका। उसका मोटा चश्मा उसकी पहचान था। जोसेफ मैगिनिस डिब्रेन, रणनीति में उसका कोई जवाब नहीं था। वह पिनो का दाहिना हाथ था। स्टैनली गुसियोरा, ओकीफ का करीबी, जो हर खतरनाक काम के लिए तैयार रहता था। बाकी सदस्य थे विंसेंट कोस्टा, जेम्स फाहेर्टी, हेनरी बेकर, थॉमस मैफी, माइकल गीगन, एडोल्फस डॉक रिचर्डसन और जोसेफ बैनफील्ड। ये लोग बोस्टन के अपराध जगत के पुराने खिलाड़ी थे, जिन्हें चोरी, डकैती और साजिश का लंबा अनुभव था। उन्होंने 18 महीने तक ब्रिंक्स डिपो की हर हरकत पर नजर रखी। गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का समय, दरवाजों के खुलने बंद होने का शेड्यूल, लॉगबुक में एंट्री करने की प्रक्रिया, यहां तक कि कर्मचारी कितनी देर में सिगरेट पीने बाहर जाते हैं, यह भी नोट किया गया। पिनो और कोस्टा अक्सर डिपो के सामने वाली सड़क पर एक पुरानी कार में बैठकर निगरानी करते। वे साधारण मजदूरों की तरह कपड़े पहनते ताकि कोई शक न करे। उन्होंने 5 अलग-अलग दरवाजों के लॉक सिलेंडर चुराए। यह काम इतनी चालाकी से किया गया कि डिपो के कर्मचारियों को भनक तक नहीं हुई। सिलेंडर गुप्त रूप से पेशेवर तालासाजों को दिए गए, जिन्होंने डुप्लीकेट चाबियां बनाईं। फिर सिलेंडर इतनी सफाई से वापस फिट किए गए कि ताले बिल्कुल नए जैसे लगे। गिरोह ने नकली पुलिस यूनिफॉर्म और बैज तैयार किए। ये यूनिफॉर्म बोस्टन पुलिस की वर्दी की हूबहू नकल थीं, जिन्हें एक गुप्त दर्जी ने सिला। अगर कोई उन्हें रोकता तो वे खुद को कानून का हिस्सा बता सकते थे। रात के अंधेरे में वे डिपो के आसपास चक्कर लगाते। कभी कोई गार्ड बाहर कॉफी लेने जाता तो वे उसका समय नोट करते। कभी कोई कर्मचारी देर तक रुकता तो वे उसकी आदतें समझते। पिनो ने अपने गिरोह को बार बार ट्रेनिंग दी। नॉर्थ एंड के एक पुराने गोदाम में उन्होंने डिपो के दरवाजों की नकल बनाई। वहां चाबियों का अभ्यास किया गया, कर्मचारियों को बांधने की प्रैक्टिस की गई। उन्होंने यह भी तय किया कि डकैती के बाद ट्रक को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई सबूत न बचे। यह योजना इतनी सटीक थी कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 18 जनवरी 1950 की सुबह जब बोस्टन पुलिस और FBI ब्रिंक्स डिपो पहुंचे, उनके सामने एक अबूझ पहेली थी। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई CCTV, क्योंकि 1950 में ऐसी तकनीक आम नहीं थी। सिर्फ वही मोटी नाविक रस्सी, सस्ती ड्राइवर की टोपी और टेप से चिपके दस्ताने। ये छोटे छोटे सुराग थे, लेकिन इनसे कुछ खास पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने कर्मचारियों पर शक किया। हर कर्मचारी से घंटों पूछताछ हुई। उनके बैंक खाते, उनके परिवार, उनकी दिनचर्या, सब कुछ खंगाला गया। एक कर्मचारी जो उस रात देर तक रुका था पर खास नजर रखी गई, लेकिन वह बेकसूर निकला। एक बात जो FBI को परेशान कर रही थी, चाबियां असली थीं। इसका मतलब था कि या तो कोई अंदर का आदमी शामिल था या चोरों ने असली चाबियां हासिल करने का
कोई जादुई तरीका ढूंढ लिया था। एफबीआई ने इस केस को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। नॉर्थ एंड की तंग गलियों से लेकर न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य शहरों तक तलाश शुरू हुई। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। नॉर्थ एंड के स्थानीय गैंग्स, जिनमें इतालवी माफिया का दबदबा था, पर खास नजर रखी गई। एफबीआई ने हर उस अपराधी को टटोला जिसका चोरी या डकैती का रिकॉर्ड था, लेकिन हर बार नतीजा शून्य। उन्होंने डिपो के आसपास के हर टैक्सी ड्राइवर, मछली बेचने वाले और कैफे मालिक से बात की। एक बूढ़ी औरत जो डिपो के पास की गली में रहती थी ने बताया कि उसने उस रात एक हरे रंग का ट्रक देखा था, लेकिन वह ट्रक कहाँ गया इसका कोई सुराग नहीं था। रस्सी का विश्लेषण किया गया। ये नॉर्थ एंड की जहाजी दुकानों में बिकने वाली आम रस्सी थी। टोपी सस्ती थी, जिसका कोई खास ब्रांड नहीं था। टेप पर कुछ रासायनिक निशान थे, लेकिन वे भी सामान्य थे। पहले साल में एफबीआई ने हर संभव कोण से जांच की। उन्होंने नॉर्थ एंड के हर गोदाम, हर गुप्त ठिकाने को खंगाला, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। 1951, 1922, 1955 साल बीतते गए और सुराग कम होते गए। बोस्टन में लोग इसे अनसुलझा पहेली कहने लगे। एफबीआई के लिए यह केस न सिर्फ एक चुनौती था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया था। क्या आपको लगता है कि इतने साफ सुथरे अपराध को सुलझाना असंभव था? अगर आप एफबीआई के जासूस होते तो इस केस को कैसे सुलझाते? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। हर अपराध की एक कमजोर कड़ी होती है। इस डकैती में वह कड़ी थी जोसेफ स्पेक्स ओकीफ। ओकीफ शुरू से इस गिरोह का हिस्सा था। वह एक भरोसेमंद साथी था जिसने रेकी से लेकर चोरी तक हर कदम में योगदान दिया। उसका मोटा चश्मा, जिसकी वजह से उसे स्पेक्स कहा जाता था, नॉर्थ एंड की गलियों में उसकी पहचान था। लेकिन 1950 में एक अलग अपराध में वह जेल चला गया। जेल की सलाखों के पीछे ओकीफ का मन टूटने लगा। वह अकेला था। नॉर्थ एंड की गलियां, जहां वह कभी राज करता था, अब दूर की याद थीं। उसे लगा कि उसके साथी उसे भूल गए। कोई मुलाकात करने नहीं आया, कोई खबर नहीं। सबसे बड़ी बात, उसका हिस्सा, लाखों डॉलर, उसे नहीं मिला। वह सोचता था कि उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया, अपनी जान खतरे में डाली, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। गुस्सा, लालच और हताशा ने उसे बेचैन कर दिया। उसने जेल से अपने साथियों को चिट्ठियां लिखनी शुरू कीं। पहले उसने विनम्रता से अपना हिस्सा मांगा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मुझे मेरा हक दो। जवाब नहीं आया। फिर उसकी चिट्ठियां धमकियों में बदल गईं। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं सब उगल दूंगा। गिरोह के लिए यह एक खतरे की घंटी थी। ओकीफ अब उनके लिए एक टिकिंग टाइम बम बन रहा था। 1954 में नॉर्थ एंड की एक गली में ओकीफ पर जानलेवा हमला हुआ। रात के अंधेरे में गोलियां चलीं। गोलियां उसके पास से गुजरीं, दीवारों में ढंस गईं, लेकिन वह बाल बाल बचा। उसे यकीन हो गया कि यह हमला उसके अपने साथियों ने करवाया था। यह एक चेतावनी थी, चुप रहो वरना मर जाओ। लेकिन इस हमले ने ओकीफ को और गुस्से से भर दिया। अब उसके दिल में न वफादारी थी, न डर, सिर्फ बदले की आग। उसे लगने लगा कि अगर वह चुप रहा तो अगली बार वह जिंदा नहीं बचेगा। अगर आप ओकीफ की जगह होते तो क्या करते? अपने साथियों के खिलाफ जाते या चुप रहकर अपनी जान बचाते? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। 6 जनवरी 1925 बोस्टन में एक सर्द सुबह एफबीआई के दफ्तर में हलचल थी। जोसेफ स्पेक्स ओकीफ एक छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में बैठा था। उसके सामने एफबीआई के जासूस थे और वह तैयार था। उसने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने बताया कि कैसे गिरोह बना, कैसे पिनो ने 1945 में फेडरल स्ट्रीट डिपो पर नजर रखनी शुरू की, कैसे 1939 में प्रिंस स्ट्रीट डिपो पर फोकस शिफ्ट हुआ, कैसे 18 महीने तक हर गार्ड, हर दरवाजा, हर मिनट पर नजर रखी गई। उसने लॉक सिलेंडर चुराने की बात बताई, कैसे रात के अंधेरे में डिपो में सेंध लगाई गई। उसने डुप्लीकेट चाबियों की बात बताई जो नॉर्थ एंड के एक गुप्त तालासाज ने बनाई थीं। उसने नकली यूनिफॉर्म का जिक्र किया जो एक गुप्त दर्जी ने सिली थीं। उसने नॉर्थ एंड के एक पुराने गोदाम का पता बताया जहां गिरोह अपनी साजिश रचता था। उसने हरे रंग के फोर्ड ट्रक के बारे में बताया जिसे डकैती के बाद जला दिया गया। उसने 11 साथियों के नाम लिए, पिनो, मैगिनिस, गुसियोरा, कोस्टा, फाहेर्टी, बेकर,
मैफी, गीगन, रिचर्डसन, बैनफील्ड और खुद। उसने उस रात की हर बारीकी बताई। 7:10 बजे की एंट्री, 7 मिनट की चोरी और 7:27 बजे की गायब। उसकी गवाही एक तूफान थी। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक ऐसा हथियार था जिसने एफबीआई को 6 साल पुराने केस को सुलझाने का रास्ता दिखाया। एफबीआई ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने नॉर्थ एंड के उस गोदाम में छापा मारा जहां ट्रक के जले हुए टुकड़े मिले। एक गुप्त ठिकाने से नकली यूनिफॉर्म बरामद हुई। डुप्लीकेट चाबियां एक पुराने तहखाने में मिलीं। हर नया सुराग उस रात की कहानी को और साफ करता जा रहा था। 12 जनवरी 1956 को एफबीआई ने 11 लोगों पर औपचारिक आरोप दायर किए। सरकारी संपत्ति की चोरी, सशस्त्र डकैती और आपराधिक षड्यंत्र। उसी दिन 6 लोग गिरफ्तार हो गए, पिनो, मैकगिनिस, कोस्टा और अन्य। बाकी 2 फरार थे, लेकिन 16 मई 1956 तक वे भी पकड़े गए। 18 जनवरी 1956 को ओकीफ ने कोर्ट में खुद को दोषी ठहराया और सरकारी गवाह बन गया। उसकी गवाही ने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। एफबीआई, जो सालों से अंधेरे में भटक रही थी, अब सच्चाई की राह पर थी। लेकिन अभी सवाल बाकी था, वह पैसा कहाँ था? 6 अगस्त 1956 को बोस्टन की सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ। यह अमेरिका का सबसे चर्चित ट्रायल था। कोर्टरूम में पत्रकारों, जासूसों और नॉर्थ एंड के जिज्ञासुओं की भीड़ थी। अभियोजन पक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके पास थे सबूत, फॉरेंसिक डिटेल्स और सबसे बड़ा हथियार, ओकीफ की गवाही। कोर्ट में ओकीफ ने घंटों तक गवाही दी। उसने बताया कि कैसे पिनो ने गिरोह को एकजुट किया, कैसे मैकगिनिस ने रणनीति बनाई, कैसे गुसियोरा और उसने रेकी की, कैसे उस रात सब कुछ बिना शोर के हुआ। उसने नकली यूनिफॉर्म दिखाई, चाबियों की बात बताई और ट्रक के नष्ट होने का जिक्र किया। उसने नॉर्थ एंड के उस गोदाम का जिक्र किया जहां वे साजिश रचते थे। उसकी गवाही इतनी सटीक थी कि बचाव पक्ष के वकील हक्का बक्का रह गए। अभियोजन पक्ष ने और सबूत पेश किए। जले हुए ट्रक के टुकड़े, नकली यूनिफॉर्म और डुप्लीकेट चाबियां कोर्ट में दिखाई गईं। एफबीआई ने बताया कि कैसे उन्होंने नॉर्थ एंड के तहखानों से छोटी मोटी रकम बरामद की। बचाव पक्ष ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि ओकीफ झूठ बोल रहा है, कि वह बदला लेना चाहता है। लेकिन जूरी को ओकीफ की बातों पर यकीन था। 5 अक्टूबर 1956 को जूरी ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया। 9 अक्टूबर को सजा सुनाई गई। पिनो, मैकगिनिस और अन्य को उम्र कैद मिली। कुछ को 20-30 साल की सजा। दोषियों ने अपील की कोशिश की, लेकिन 1929 में मैसाचुसेट्स सुप्रीम कोर्ट और फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपीलें खारिज कर दीं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में लटका था, वह पैसा कहाँ गया? $2.75 मिलियन में से सिर्फ $28,000 बरामद हुए। बाकी 2.7 मिलियन, वह आज भी एक रहस्य है। एफबीआई ने नॉर्थ एंड के गोदामों, पुराने घरों और यहां तक कि न्यूयॉर्क के ठिकानों तक तलाश की। कुछ जगहों से छोटी मोटी रकम मिली, कभी किसी पुराने गद्दे में $500, कभी किसी गाड़ी के नीचे $1,000, लेकिन वह बड़ा खजाना, वह कभी नहीं मिला। आपको क्या लगता है, वह 2.7 मिलियन आज भी कहीं छिपा हो सकता है? अपनी थ्योरी कमेंट में शेयर करें। आइए उन लोगों पर नजर डालें जिन्होंने इस डकैती की साजिश रची। एंथनी फैट्स, पिनो, गिरोह का मास्टरमाइंड। नॉर्थ एंड का यह अपराधी अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उसने 1973 में मरने तक पैसे का राज नहीं खोला। जोसेफ स्पेक्स ओकीफ, जिसने गवाही देकर केस सुलझाया। 1976 में उसकी मौत हुई, एक टूटे हुए आदमी की तरह जो अपने फैसले के बोझ तले दब गया। जोसेफ मैकगिनिस, डी ब्रेन, रणनीति का मास्टर। 1966 में जेल में उसकी मौत हो गई। स्टैनली गुसियोरा, ओकीफ का करीबी। 1956 में ब्रेन ट्यूमर से उसकी मृत्यु हो गई, मुकदमे से पहले। बाकी विंसेंट कोस्टा, जेम्स फाहेर्टी, हेनरी बेकर, थॉमस मैफी, माइकल गीगन, एडोल्फस डॉक रिचर्डसन और जोसेफ बैनफील्ड। कुछ को लंबी सजा मिली, कुछ बाद में पैरोल पर छूट गए। इनमें से कोई भी उस गायब पैसे का रहस्य नहीं खोल सका। नॉर्थ एंड की गलियों में अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि पैसा गिरोह के सदस्यों ने आपस में बांट लिया और जुए की मेजों पर उड़ा दिया। कुछ का मानना था कि वह आज भी कहीं दबा है, शायद नॉर्थ एंड के किसी पुराने तहखाने में या बोस्टन की किसी गुप्त जगह में।
ब्रिंक्स डकैती सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। बिना हिंसा, बिना शोर, यह डकैती सटीकता और चालाकी की मिसाल थी। 1950 के बोस्टन में जब नॉर्थ एंड की गलियां इतालवी माफिया की साजिशों से गूंजती थीं, यह डकैती एक तूफान की तरह आई, लेकिन यह भी दिखाती है कि इंसानी कमजोरियां, लालच, विश्वासघात और डर किसी भी योजना को तोड़ सकती हैं। FBI के लिए यह केस एक सबक था। शुरुआती 6 साल तक उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। नॉर्थ एंड की तंग गलियां, जहां हर कोने पर साए लुका छिपी खेलते थे, ने उन्हें बार बार निराश किया। लेकिन ओकीफ की गवाही और उनकी धैर्यपूर्ण जांच ने साबित किया कि कोई भी अपराध हमेशा छिपा नहीं रह सकता। आज भी FBI इस केस को अपनी केस स्टडी में पढ़ती है। यह अपराध, मनोविज्ञान और जांच की रणनीति का एक अनोखा मिश्रण है। वह 2.7 मिलियन आज भी अमेरिका के सबसे बड़े अपराध रहस्यों में से एक है। नॉर्थ एंड के बूढ़े लोग आज भी कहानियां सुनाते हैं, कैसे पिनो ने पैसा किसी गुप्त तहखाने में छिपाया। कुछ कहते हैं कि वह जुए की मेजों पर, शराब की बोतलों में या गुप्त जीवन में खर्च हो चुका है, लेकिन सच्चाई वह आज भी अनसुलझी है। आप क्या सोचते हैं? वह पैसा आज भी नॉर्थ एंड की किसी गली में छिपा है या वह हमेशा के लिए गायब हो चुका है? अपनी थ्योरी कमेंट में शेयर करें। ब्रिंक्स डकैती हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। यह कहानी एक ऐसी साजिश की है जिसने 1950 के बोस्टन को हिलाकर रख दिया। पिनो की चालाकी, ओकीफ का विश्वासघात और FBI की अथक मेहनत, यह सब इस कहानी को अमर बनाता है। लेकिन वह पैसा, लाखों डॉलर, आज भी एक सवाल है। क्या वह नॉर्थ एंड की किसी अंधेरी गली में छिपा है? क्या वह बोस्टन की किसी पुरानी ईंटों की इमारत के तहखाने में दबा है? या वह सालों पहले खर्च हो चुका है उन चोरों के गुप्त जीवन में? यह रहस्य ब्रिंक्स डकैती को अपराध जगत की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और सनसनीखेज कहानियां मिस न करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, वह पैसा कहाँ गया?